हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं काफ़ी समय बाद ये कहानी लेकर आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है बाका जमींदार। कहानी का नाम है बाका जमींदार। बाका जमींदार कहानी जानने के लिए चलिए आइए आगे से पढ़ते हैं हम। ठाकुर पदम सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसलों और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके दोस्त अक्सर कहा करते कि अदालत के इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज़्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शायद ही कभी किसी मामले में सुर्खरुई हासिल होती थी, उनकी मुवक्किलों की भक्ति भावना में जरा भर भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों के निडर आज़ाद पर किसी प्रकाश का संदेह करना पाप ही क्यों न हो, मगर शहर के जानकार लोग एलनिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने बस में कर लेता है। एक से ज़्यादा मौक़ों पर उनके जीवन और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे कि जहाँ के इंसाफ और कानून के जवाब दे दिया। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ कर पैठ हो तो यह ज़रूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसलिए उन्हें यहाँ शहर के पहलवानों और फैक्टों का हमेशा जमघट रहता था, और यही वह ज़बरदस्त, प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगे पीछे छोड़ना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे। उनके बेतल्लुक घर की डेवढ़ियाँ बहुत ऊंची थी, वहाँ झुकने की ज़रूरत न थी। इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वास कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे को बावजूद बहुत विनती और आग्रह के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्खड़ देहाती था। उसने जब आरजू मिन्नत से काम निकलने न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है कि धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सुद और तमस्सुक और व्यापार यह दौलत के बीच की मंजिलें हैं। जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर पदम सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा उसी मौजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाजों के माकिफ एक आगामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था। लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेज़ी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। यह शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमदा ना हुआ। यह मुमकिन है कि जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमज़ोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताज़े से ताज़े रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया। फिर इसी तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई की मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जवान इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नज़ीरों और दफ़ाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों में उलझने की बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज़्यादा लगे रहते थे।
लेकिन यह बात जरा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती थी। ज़्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरजोर हमलों के तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची, मौत के मुंह निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं था कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर कबूल कीजिए कि मैं कभी आपका कभी न भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार निष्प्रह बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुँह मांगी मुराद मिल गई। इस मौजे के लोग बेहद सरदस और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर पदुम सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़िया भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियाँ खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दन झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत आसन का पक्का सहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेचकर बैलों की तलाश में दर दर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बनियान नवेली दुल्हन बनी हुई थी। पक्का करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज, जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर 8 पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दन में झोलियां लटकाए पहर रात के टपकों की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार काम था। नाले पुरशोर, नदियाँ अथाह, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब की तरह मौत की तरह, जिसके आने की पहले कोई सूचना नहीं होती, गांव में आए एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साज सामान, लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव में यह तुम तड़ाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में एड़न लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने आसमियों को बुलाया और बुलंद आवाज़ में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सर्कस हो और मेरी सर्कसी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है तो बोलो, क्या मंजूर है? एक बूढ़े किसान ने वेद के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सबके सब कल सुबह तक 3 साल की पेशंगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो। मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल की पेशंगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बहस में कटी। अभी तक आरजू मिन्नत की बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आंखों और सर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरी बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई कि लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था। कौन उसे आबाद करे? किसके बच्चे उसकी गलियों में खेले? किसकी औरतें कुओं पर पानी भरे? राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम कि उन वीरान देशों में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी। जो मेहनत की कमाई खाते थे, वो सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ गई। मनचले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी।
बला से जमींदार जाली में बेरहम में सख्तियाँ करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशंगी लगन का क्या जिक्र हुआ, जैसे खुश होगा खुश करेंगे, उसके गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर आँखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कसमकस और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गांव फिर बागीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दस्तावेजों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई दिए और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते हैं। साल भर पड़ती जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं, अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दरोजा जी की खुशी का तो अंत ही ना था। ठाकुर साहब ने यह खुशखबरी सुनी तो देहात को सैर को चले। वही शान शौकत, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गला चौपाल के दरवाज पर बांधा, लकड़ी के अंबर लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वह लेमनेड और बर्फ थी। असमियों के हाथ के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त महाअमृत के दामों पर बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचंके खड़े थे। चेहरों पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब की प्यास और की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूँ बकरों के खून से प्यास बुझाऊँ। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए, और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश नीच, मैंने तुम्हें ज़मीन दी, मकान दिए और हैसियत दी। इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता रहूं? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुमसे किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानती हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है, कलेजा लोहे का, और आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव कोई दिया जलाने वाला ना रहा। फूलता फलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मनचले किस्सा गोयों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेश लोग किस्मत का जुआ खेलने आए। अगर कुछ महीनों से ज़्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस ना चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आराजी माफ़ करने का काम आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियायत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजरने के बाद एक रोज़ वहाँ बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी। पूरब तरफ से अंधेर की लहर बढ़ती चली आती। बाजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ था। जहां आदमियों के घर में गिद्ध और गीदड़ थे। इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया। मकान मौजूद हैं, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत, और इंसान का नाम नहीं है। कोई और गांव पास न था। वही पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों में अपना रजत संगीत अल्पना शुरू किया। काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की यह लंबी कहानी उन्हें सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरते ने
फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया कि ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर जा पहुँचे। नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। यह बंजारे बला के चीमड़, लोहे सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों से धुएं के बादल के उठे, कुल्हाड़ों में फिर धुएं और भाप की चादरें पहनी, तुलसी के चबूतरे पर फिरते चिराग जले, रात को रंगीन तबीयत नौजवान की आलापें सुनाई देने लगी। चार गांवों में फिर मवेशियों के गले दिखाई दिए। किसी पेड़ के नीचे बैठे चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज़ दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था और कपास के फूल की सुर्ख और सफ़ेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूल की रंगीन दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के श्रृंगार करने वाले का कमा दे रही थी। जिन साधुओं के दिल सत्य ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ सफाक पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर मैदान में आने वाले थे, इसलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईस साना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चित के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनकी शुभागमन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुराकर मिले, फसल का हाल चाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिसे पूरी जिम्मेदारी और चौधरापे की शान टपकती थी जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं आप हैं, आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। बूढ़े हरदास के माथे पर बल पड़े, अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज़ नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से से, गर्मी से सबकी आंखें फैल गई और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन आपको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दे, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज़ में तायीद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब ने गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और ज़ोर से बोले, तुम लोग ज़बान संभाल कर बात करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं पद्म सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने की हेकड़ों को इसी जगह कुचलवा डाला है। यह कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया, गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यही पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अखबार गंवार हैं। नाहक गरीब की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन सौहदों का सरदार था, कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी तो इन्हीं दोनों जामातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ, जमीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर मार्क दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया के मुस्तहक हों, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम किया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फ़ौज की यह बुरी आदतें देखी, किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँफते हाँफते बेदम। खून बहुत कम नज़र आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज़ है और इसे डंके की मार से बचा लिया गया। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी
और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख ना करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी कि सब लोग इकट्ठे हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मनसद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक करके उनके बगल गिर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहु ऋणी हूँ। मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे ना उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू यही थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम ना हो, जो रूब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम जाएं। तो मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इसी गांव से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से यह आपकी मिल्कियत है। आप इसके जमींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप फले फूले और सरबज हों। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वाभाविक के आवेश में मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आप सा कदरदान और रियाया परवर बुजुर्ग हमें कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी, एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया है। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ रहे और 50 साल से ज़्यादा गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर पदम सिंह की पूजा और मिन्नतें करती हैं। गौ अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाने जाते हैं। ये आपको कैसी लगी कमेंट में कर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।